हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। और आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ रही हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, यानी कि स्कोप की। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात क्यों हो रही है सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है, अभी तक आपने मनोविज्ञान के बारे में जान लिया, वो कहाँ से, उसकी पूरी हिस्ट्री जान ली, शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जाना, उसकी पूरी हिस्ट्री जानी। लेकिन अब आखिर जो मनोविज्ञान में जो सिद्धांतों का निर्माण हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में किन किन क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा में कहाँ कहाँ उनका हमको प्रयोग करना है, ये सब कुछ आप इसके क्षेत्र के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी पॉइंट याद करने की या रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र के बारे में बात है, आपका जो भी सिलेबस है, ठीक है, आपका बीएड का सिलेबस या एमएड का सिलेबस, यानी एजुकेशन का जो एक सिलेबस है, उस सिलेबस को उठाकर बस एक बार आपको देखना है। आपको सारी की सारी बात खुद से समझ में आ जाएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव विकास की। ठीक है, सबसे पहले जो इसका क्षेत्र डिसाइड हुआ है वो है मानव विकास। आपका जो मनोविज्ञान का जो सिलेबस है, उसमें मीनिंग क्लियर करने के बाद सबसे पहला जो आता है, जहाँ पर बाल विकास का पॉइंट आता है, बाल विकास का चैप्टर आता है, जिसमें शैशवावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक, चूंकि शिक्षा का संबंध किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तक ही है, तो इसलिए वहाँ तक ही आपका क्या पूरा का पूरा उनके विकास की क्या क्या, किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, उसका शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, यानी कि सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो मानव विकास यानी कि शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक की जितना भी बच्चे का कह लीजिए कि विकास होता है, वो सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चे की, बालक की रुचि और अभिरुचि, रुचि अरुचि। आपके सिलेबस में ये भी एक चैप्टर पूरा का पूरा दिया हुआ है कि क्योंकि रुचि, इंटरेस्ट जो होता है कि सीधा का सीधा लर्निंग से रिलेटेड होता है, कि बच्चे को अगर सीखने में रुचि है, सबसे पहले तो पॉइंट मोटिवेशन आएगा कि अगर बच्चा मोटिवेट है, उसको मोटिवेट करना है और फिर इंटरेस्ट क्रिएट करना है किसमें, पढ़ाई में, तब ही बच्चा आगे कुछ और सीख सकता है या सीखने की स्थिति में आता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि बच्चा पढ़ाई में कितनी रुचि ले रहा है, उसको रुचि, इंटरेस्ट है या नहीं, या फिर अन्य किन बिंदुओं में बच्चे को इंटरेस्ट है और या फिर नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती आप कुछ नहीं सिखा सकते तब तक जब तक कि बच्चे को किसी भी चीज में रुचि ना हो। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत रुचि और अरुचि, यानी कि बालक की इंटरेस्ट का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण की। ठीक है, हमने बात की वंशानुक्रम, वातावरण। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्लासरूम में वंशानुक्रम की या वातावरण की क्या जरूरत है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखने की क्या जरूरत है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि जो बालक का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, या उसमें जो भी गुण आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि उसकी अच्छी आदतें, उसकी बुरी आदतें, वो सब कहाँ से
निकल कर आ रही हैं, तो उसमें वंशानुक्रम का बराबर का रोल होता है। और वातावरण के मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने सीधा सीधे स्पष्ट कर दिया कि वंशानुक्रम तो बच्चे के लिए जरूरी है, लेकिन वातावरण की एक अच्छा वातावरण देकर बच्चे के वंशानुक्रम को कहीं ना कहीं दबाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति है या बच्चे में, या उसको एक अच्छा वातावरण देकर, ठीक है, वंशानुक्रम से कुछ उसको ऐसा मिल गया है अपने पूर्वजों से जो कि नकारात्मक है, लेकिन अगर एक अच्छा वातावरण दिया जाए बच्चे को, तो वो जो उसकी कमी होती है, वो नकारात्मकता होती है, उसको पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जितना महत्व वंशानुक्रम का है बच्चे के, उतना ही महत्व वातावरण का भी है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। इसके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। यानी कि सीखने का, बच्चे को आप सिखाने जा रहे हैं। भाई शिक्षा के में क्या होता है कि बच्चा क्लासरूम में सीखता है, ठीक है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, सब सीखने के लिए स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सीखने के प्रक्रिया का, लर्निंग प्रोसेस का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मोटिवेशन। आपको छोटे बच्चे को मोटिवेट करना है सीखने के लिए, ठीक है, जबरदस्ती दबाव बनाकर, उस पर तनाव उत्पन्न करके, या नकारात्मक पुनर्बलन देके, या दंड देके किसी भी तरीके से बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का गहरा असर पड़ता है। लेकिन बच्चे को पहले अभिप्रेरित करना है सीखने के लिए, और जैसे ही बच्चा प्रेरित होता है उसको सीखने में उसका क्या होता है, धीरे धीरे मन लगने लगता है। जैसे कि अब सामान्यतः अभिभावकों की, गार्जियन की समस्या होती है कि बच्चा खेलने में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो अपने बच्चों को मारने के, डांटने के बजाय उन्हें पढ़ाई के लिए आपको अभिप्रेरित करना है। और अभिप्रेरित करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक, ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किसको भी सम्मिलित किया गया है, विशिष्ट बालकों को। ठीक है, विशिष्टता का एक स्तर तय किया गया है, ठीक, कि सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये इनका मूल अधिकार है। लेकिन उस विशिष्टता का एक स्तर तय कर दिया गया है कि उन्हें विशेष कह सकते हैं कि विशेष चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता ना हो। यानी कि वो सामान्य रूप से क्लासरूम में बैठकर सब कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट बालकों को भी सम्मिलित किया गया है एक विशिष्टता का दायरा तय करने के बाद। ठीक, फिर शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, शिक्षा से संबंधित जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को इसके क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया, ताकि उन समस्याओं का अध्ययन किया जा सके और धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान निकल कर आ सके। ठीक है, अब अगला जो इसके क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है वो है उद्देश्यों। जो मनोविज्ञान के जो उद्देश्य हैं उनका क्रियान्वयन कहाँ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में। मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों का क्रियान्वयन। अच्छा, उद्देश्यों का निर्माण तो मनोविज्ञान ने कर दिया, अब उसका क्रियान्वयन कहाँ होता है, वो कक्षा कक्ष में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है जो कि किससे संबंधित है, दर्शन शास्त्र से संबंधित है मान लीजिए, या फिर मनोविज्ञान, यानी दोनों से पूछा जाता है कि उद्देश्य, शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य है उनका निर्धारण कहाँ होता है, किस विषय के अंतर्गत होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता है, ठीक है,
किसके अंतर्गत होता है? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता है। और उनका क्रियान्वयन कहाँ होता है? शिक्षण विधियों के माध्यम से उनका क्रियान्वयन शिक्षा के अंतर्गत या फिर कक्षा कक्ष में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि रखना है आपको। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मापन और मूल्यांकन। ठीक है, आपके सिलेबस में ये भी पॉइंट पूरी तरह से दिया होगा, मापन मूल्यांकन। ठीक है, बच्चा अगर सीख रहा है, आपका छात्र सीख रहा है, तो किस दर से सीख रहा है, कितना सीख रहा है, इन सब बातों को समय दर समय मापने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मापन और मूल्यांकन का समावेश किया गया है। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चा सीखता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है विस्मृत की, यानी कि भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो बच्चा सीखता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस मेथड से क्लासरूम में सीखते हैं? रटंत विधि से, यानी कि वो रटते हैं चीज़ों को, याद नहीं करते। क्योंकि जो छोटे बच्चों का एज ग्रुप होता है, कहते हैं शैशवावस्था या आधी बाल्यावस्था आते तक की बच्चे चीज़ों को सिर्फ रट लेते हैं। तो जितनी जल्दी वो चीज़ों को याद करते हैं वो उनकी अस्थाई मेमोरी में सेव होती है चीज़, और अस्थाई कह लीजिए कि मेमोरी होती है। तो वो जितनी जल्दी सीखते हैं उतनी ही जल्दी उस बात को भूल जाते हैं। तो इन सब बातों को कि बच्चा जो भी उसको सिखाया गया है, पढ़ाया गया, उसको बार बार भूले नहीं, उसका मूल्यांकन किया जाता है, मापन किया जाता है टेस्ट के माध्यम से, एग्ज़ाम के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से। ठीक है, कि बच्चा उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, कितने समय के लिए ग्रहण कर रहा है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम निर्माण। ठीक है, अब पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या पड़ गई? ये तो बिल्कुल अलग कह लीजिए बात है कि शिक्षक का इससे क्या लेना देना है। एक्चुअली होता ये है कि जो वातावरण है हमारे यहाँ का, वो क्या हर जगह का वातावरण अलग है। हर जगह की जो वातावरणीय परिस्थितियाँ अलग हैं। हर बच्चे की, हर जगह की, हर स्कूल की, हर एरिया की कह लीजिए कि जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग हैं। तो जब सामाजिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं तो बच्चे की आवश्यकता, सीखने की आवश्यकता भी वहीं से क्या होती है? बदल जाती है। तो यहाँ पर इसका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि बच्चे की सामाजिक और वातावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, यानी बच्चों को चीज़ें सिखाई जाए जो चीज़ें उसके दैनिक जीवन में उसके उपयोग में आने वाली हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं कि पहाड़ी स्कूल, पहाड़ों पर जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका लाइफ का जो स्ट्रगल है, ठीक है, मान लीजिए वो बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पर उनको सरवाइव कैसे करना है, वहाँ पर किन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, तो वहाँ पर उनको वो पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि अन्य जो जगह हैं वहाँ पर अगर परिस्थितियाँ जैसी हैं रहने के लिए, वैसा ही बच्चों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर व्यक्तित्व और समायोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्तित्व समायोजन। अब हम बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कि बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, थेरीज आई हैं, किसके लिए? केवल पर्सनालिटी के लिए। पर्सनालिटी के लिए कि आपका बच्चा जो है ना वो अगर दिखने में, उसमें रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर और बच्चों के व्यवहार के आधार पर यह अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे को जितना ज़्यादा हम समझेंगे कि उसके बारे में जानेंगे, उसको शिक्षित करने में, एक आदर्श नागरिक बनाने में हमको उतनी ही आसानी होगी, यानी एक शिक्षक को उतनी ही आसानी होगी। अब समायोजन की बात करते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक है, कुछ लोग आपने देखा होगा कि हर जगह एडजस्टमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, जो भी खाने को मिल रहा है, जैसे भी रह रहा है, आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत आसानी से अपने आप को एडजस्ट
नहीं कर पाते। तो अगर कक्षा कक्ष में इस तरीके का, चूंकि एक क्लासरूम को क्या कहते हैं, एक लघु समाज कहते हैं, यानी कि छोटा सोसाइटी, तो बच्चे को वहाँ पर सिखाया जाता है कि अगर आप कल को बाहर निकल कर समाज में जाओगे तो आपको बाकी लोगों के साथ में कैसे एडजस्टमेंट बिठाना है। तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ से शुरू हो जाती है, क्लासरूम से ही शुरू हो जाती है। इसलिए इसको भी, एडजस्टमेंट को भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता एक्चुअली हर बच्चा, हर व्यक्ति कह लीजिए कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उनके स्वभाव आपस में मेल खा सकते हैं, उनकी कुछ आदतें मेल खा सकती हैं, कुछ शारीरिक बनावट मेल खा सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। तो इसमें अब हर व्यक्ति भिन्न है, तो उसके लिए हर व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। तो उसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ कैटेगरी डिवाइड कर दी कि अगर इस कैटेगरी में है तो व्यक्ति को इस भिन्नता का कहा जाएगा, इस कैटेगरी में तो इस भिन्नता का कहा जाएगा। और जब क्लासरूम में एक शिक्षक के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है, सीखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। तो उन सारे बच्चों को एक साथ एक ही स्तर की शिक्षा देकर कैसे सिखाया जाए। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट आएगा, जो इससे पूरा का पूरा कोरिलेट है, वो है शिक्षण विधियां, ठीक है। तो शिक्षक क्या करता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर अच्छी से अच्छी शिक्षण टेक्निक का यूज करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है, जिससे कि बच्चे क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, एक सरल विधि के माध्यम से सीखे और सब एक ही स्तर का ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। तो ये था आपका शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र या फिर स्कोप। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको सुझाव है या फिर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।